नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं सोनालिका फिर से आज आपके सामने एक नया विषय लेके आ चुकी हूँ और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महिलाओं के हित में सरकार ने क्या क्या कानून पेश किए हैं। तो अगर आप महिला हैं और आप पे कहीं ना कहीं कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, तो आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और उनको जानना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपका पहला अधिकार यह है कि अगर आप शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं भी है, अविवाहित स्त्री है, तो आपके साथ अगर कोई अन्याय व प्रताड़ना हो रहा है तो आप उसको घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिस घर में आप रह रही हैं। दूसरा कानून यह है कि अगर किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध उसके पैसे, शेयर्स, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह इस कानून का उपयोग करके उसे रोक सकती है। तीसरे कानून के अंतर्गत इस अधिकार का इस्तेमाल करके उस महिला को उसी घर में बंटवारा करके अलग रहने का अधिकार मिल जाता है और यहाँ तक कि उसे परेशान करने वाले लोगों को उससे बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चौथा अधिकार इस प्रकार है कि विवाहित होने की स्थिति में अपने बच्चे की कस्टडी और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का मुआवजा मांगने का भी अधिकार उस स्त्री को दिया जाता है। दूसरा कानून इस प्रकार है कि घरेलू हिंसा के अतिरिक्त कोई भी महिला अपना पक्ष खुद रख सकती है और सीधे न्यायालय में गुहार लगा सकती है और इसके लिए उसे कोई भी वकील लेकर जाना जरूरी नहीं है। अपनी सहायता के लिए वह वकील, प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को अपने साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष भी रख सकती है। कानून इस प्रकार है कि भारतीय दंड संहिता 498 आईपीसी के अंतर्गत अगर आप किसी शादीशुदा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं तो यह एक कानूनन संगीन अपराध है जिसके लिए अपराधी को कोर्ट लाया जा सकता है और सजा की अवधि आजीवन दी जा सकती है। दोस्तों, सातवां कानून इस प्रकार है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1995 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे कि पहली पत्नी के होते हुए पति ने दूसरी शादी कर ली या फिर परिणय संबंधों में संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर शारीरिक व मानसिक दोनों में से कोई भी ग्राउंड हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से वह अस्वस्थ है या फिर उनको कोई लाइलाज बीमारी है या फिर वह धर्म परिवर्तन के लिए विवश करते हो या फिर 7 साल से लापता हो या फिर उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया हो या फिर 7 साल 1 वर्ष से अधिक अवधि से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप अगर एक महिला हैं तो आप डिवोर्स के लिए वैलिड ग्राउंड पेश कर सकती है अदालत में और आपको डिवोर्स मिल सकती है। आपका आठवां अधिकार इस प्रकार है, यदि पति पत्नी से पहले कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका दायर कर भी दे तो भी महिला को बच्चे की कस्टडी पाने का पूर्ण अधिकार है। आपका 9वां अधिकार इस प्रकार है कि तलाक के बाद महिला को गुजार भत्ता, स्त्री धन और बच्चों की कस्टडी पाने का अधिकार भी होता है, लेकिन इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पे, विटनेस के आधार पे अदालत करती है
ठीक है। आपका 10वां अधिकार इस प्रकार है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है या फिर तलाक हो जाता है तो उसको अपने बच्चों की संरक्षण का दावा करने का पूर्ण अधिकार होता है। आपका 11वां अधिकार इस प्रकार है कि भारतीय कानून के हिसाब से गर्भपात कराना भी एक संगीन अपराध है और अगर किसी महिला को ऐसा करने पे कोई बाध्य करता है या फोर्स करता है तो उसे भी कानून दंड दे सकता है। और लेकिन इसमें एक कंडीशन यह होती है कि अगर उस गर्भ को धारण करने से महिला की सेहत या स्वास्थ्य में उसको इफ़ेक्ट पड़ता है तब वह लीगली उसका अबॉर्शन गर्भपात करा सकती है। इसी के साथ आपका 12वां अधिकार इस प्रकार है कि तलाक की याचिका होने पर कोई भी शादीशुदा स्त्री अगर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त सेक्शन 25 के तहत वह परमानेंट एलिमनी भी ले सकती है। और इसके अलावा भी जो विधवा स्त्रियां होती हैं वह अपने ससुर से मेंटेनेंस का दावा कर सकती हैं अगर वह दूसरी शादी नहीं करती तो। इसके अलावा अगर तलाकशुदा स्त्री को दी गई मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी की रकम कम लगती है तो वह उसे बढ़ाने के लिए भी याचिका दर्ज कर सकती है। मेंटेनेंस और गुजारा भत्ता का प्रावधान आपको एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मिल जाता है। 13वां अधिकार इस प्रकार है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भी भरण पोषण का अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है और इसके इसमें यह जान लेना जरूरी है कि तमाम वह महिलाएं जो कि हिंदू नहीं भी हैं और उन्होंने हिंदू पुरुष से विवाह किया है उनको भी यहाँ भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। और महिलाओं का 14वां अधिकार यह है कि जो महिलाएं लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं उनको भी विवाहित पत्नी के समानांतर ही अधिकार मिलता है। 15वां कानून यह है कि लिविंग रिलेशनशिप के दौरान यदि पार्टनर अपने जीवन साथी को मानसिक या शारीरिक तौर पे प्रताड़ना दे रहा है या कष्ट दे रहा है तो वह घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती हैं। 16वां अधिकार यह होता है कि जो भी संतान लिविंग रिलेशनशिप में जन्म लेते हैं उनका भी जन्म वैध माना जाता है, वो भी लेजिटिमेट संतान मानी जाती है और उनको भी अपने पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। 17वां अधिकार इस प्रकार है कि पत्नी के जीवित रहते हुए यदि कोई पुरुष दूसरी औरत से लिविंग रिलेशनशिप रखता है तो दूसरी औरत को भी गुजारा भत्ता पाने का समान अधिकार प्राप्त है। 18वां अधिकार इस प्रकार है कि गर्भस्थ शिशु का गर्भ में लिंग जांच करना भी एक अपराध है। इसके लिए पति और जो दबाव बना रहे हैं लिंग जांच करने के लिए या गर्भपात कराने के लिए तो उनको भी सज़ा का प्रावधान है। और ऐसे में जो डॉक्टर अगर लिंग जांच करते हुए पकड़े जाएं जो गर्भस्थ शिशु का लिंग जांच कर रहे हैं तो उनको 3 से 5 साल की सज़ा और 10 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 19वां अधिकार इस प्रकार है कि 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन
26 के तहत पत्नी अपने बच्चे का भरण पोषण और शिक्षा का भी अधिकार पा सकती है। 20वां अधिकार यह है कि हिंदू एडॉप्शन एक्ट के तहत कोई भी महिला जो विवाहित या अविवाहित हो किसी बच्चे को गोद ले सकती हैं। 21वां अधिकार इस प्रकार है कि महिला यदि विवाहित हैं तो और उनको बच्चा गोद लेना है तो उनकी पति की सहमति आवश्यक हो जाती है। वह पति की सहमति के बाद ही किसी बच्चे को गोद ले सकती हैं। 22वां अधिकार इस प्रकार है कि अगर आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं तो एडमिशन फॉर्म दाखिले का जो फॉर्म होता है उसमें पिता का नाम अनिवार्य नहीं है। माता या पिता किसी भी एक का नाम होने से ही वह मान्य फॉर्म होगा। 20वां अधिकार इस प्रकार है, कोई भी महिला विवाहित या अविवाहित अपने पिता के संपत्ति में बराबर का हक रखती है, हिस्सा पाने का उसे हक होता है और अपने ससुर के संपत्ति में भी उसे गुजारा भत्ता मेंटेनेंस पाने का और संपत्ति में अधिकार पाने का उसे पूर्ण हक होता है। औरतों के 24वें अधिकार की बात अगर की जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में धारा 27 के हिसाब से सेक्शन 27 के तहत पति पत्नी की जितनी भी संपत्ति है उसके बंटवारे की मांग पत्नी कर सकती है और इसके साथ ही पत्नी की जितनी भी स्त्री धन होती है, स्त्री धन में उसका गहना कपड़ा जो भी वो अपने दहेज में जो भी लाई होती है वो सब इंक्लूड होते हैं, उस पे भी पत्नी का ही हक होता है। 1954 के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत महिलाओं को अब संपत्ति के बंटवारा मांगने का अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू कोपर्सनरी एक्ट के राइट के तहत अब महिलाएं संपत्ति में बंटवारा मांग सकती हैं और उनके पुरखों दादाजी चाचा जी जो भी है उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में भी बराबर का हिस्सा मांगने का पूर्ण अधिकार है और यह अधिकार सभी राज्यों में लागू हो चुका है। 26वां अधिकार इस प्रकार है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रूल 5 के शेड्यूल 5 के तहत यौन संबंधों से इनकार करने पर अगर आपको आपका बॉस किसी भी एम्प्लॉय को निकालता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करने का प्रावधान है। 27वां अधिकार इस प्रकार है कि समान काम के लिए मतलब कहीं पे कोई काम हो रहा है, स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं तो एक काम को ही दोनों कर रहे हैं तो समान काम के लिए स्त्री को भी समान वेतन पाने का पूर्ण अधिकार है। 22वां अधिकार इस प्रकार है कि धारा 66 के अनुसार किसी भी स्त्री कर्मचारी को सुबह 6 बजे से पहले और संध्या 7 बजे के बाद काम करने के लिए फोर्स या बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। 29वें अधिकार के तहत यदि किसी महिला को ओवर टाइम ड्यूटी दी गई है और वह 7 बजे के बाद ऑफिस में रुकने से इनकार करती है तो उसे रुकने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। अपने 30वें कानूनी अधिकार के तहत महिलाएं ऑफिस में हो रहे अपने खिलाफ उत्पीड़न के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। 31वां अधिकार इस प्रकार है कि यदि कोई महिला अपने खिलाफ हो रहे उत्पीड़नों के बारे में कहीं FIR कराती है तो
उस एफआईआर की एक डुप्लीकेट कॉपी देना उस पुलिस का कर्तव्य होता है। तीसरा अधिकार यह है कि यदि आप कोई महिला है तो आपको सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के बाद कहीं भी पुलिस स्टेशन में कोई भी बयान लेने के लिए रोका नहीं जा सकता है। 33वां अधिकार यह है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में पूछताछ या तलाशी के दौरान अगर आप कोई महिला है तो आपकी तलाशी महिला कांस्टेबल ही लेगी। महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है। 34वां अधिकार इस प्रकार है कि यदि कोई महिला अपराधी है तो उसकी जांच महिला डॉक्टर ही करेगी या फिर महिला डॉक्टर की उपस्थिति में कोई पुलिस डॉक्टर तब कर सकता है। औरतों का 35वां अधिकार इस प्रकार है कि किसी भी महिला गवाह यानी लेडी विटनेस को पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो पुलिस उस महिला गवाह के घर आ सकती है। औरतों के 36वें अधिकार के तहत अन्य समुदाय की महिलाओं की तरह ही मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत गुजार भत्ता पाने की अधिकार दी गई है और वह अपने पति से तब तक गुजार भत्ता पा सकते हैं जब तक कि वह दूसरी शादी ना कर ले। महिलाओं का 37वां अधिकार इस प्रकार है दोस्तों कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया। इसके अंतर्गत यह माना गया कि जो दूसरी बीवी है उसको यह कल्पित नहीं किया जा सकता कि उसको अपने पति के पहले शादी के बारे में पता था, तो इसलिए इस केस में वह औरत दोषी नहीं ठहराई जाएगी बल्कि वह उसका पति सजा पाने का हकदार है। लेकिन इस ग्राउंड पे या तो वह उससे डिवोर्स ले सकती है या फिर गुजारा भत्ता ले सकती है। औरतों के 38वें कानूनी अधिकार के अंतर्गत मासूम बच्चियों के साथ बढ़ते हुए बलात्कार की अपराधों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसके अंतर्गत मासूम बच्चियों से सेक्स करने वाले या फिर उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेलने वालों के खिलाफ भी बलात्कार के बराबर ही मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन भी बलात्कार के बराबर ही अपराध है। महिलाओं के 39वें अधिकार इस प्रकार है फ्रेंड्स कि बहुत बार बलात्कार से पीड़ित महिलाएं कोर्ट कचहरी मुकदमे से और पुलिस की पूछताछ से जलालत और अपमान महसूस करती हैं, इसलिए वह चुप रह जाती हैं। इसीलिए हाल ही में सरकार ने सीआरपीसी के तहत कुछ बहुप्रतीक्षित संशोधनों का नोटिफिकेशन कर दिया, जिसके अंतर्गत बलात्कार के मामले महिला जज ही सुनेगी और महिला पुलिस कांस्टेबल ही ऐसे मामले दर्ज करेगी, जिसके लिए अलग से महिला पुलिस स्टेशन भी बने हुए हैं। और ऐसे मामलों को 2 महीनों के अंदर उनका समाप्ति और उन पे फैसले आना का ऑर्डर भी है। और ऐसे मामले पीड़िता के घर के परिवारजनों के मौजूदगी में ही सुनवाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अधिकार के तरफ जो कि महिलाओं को दिया गया है। तो दोस्तों 2010 में रुचिका राठौर के मामले से सबक लेते हुए अदालत ने छेड़खानी को भी एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करार दिया गया है।
दोस्तों, अगर कहीं भी छेड़छाड़ की शिकायत आती है तो एक शिकायत में छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और जमानत भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन आज की आपको? अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी अपने अधिकारों का पता लगे। और आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जैसे ही अपलोड करें वीडियो आपको बेल नोटिफिकेशन आ जाए और आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें।